हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी तक हम बात कर चुके थे एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अगर ये वीडियो जो अब स्टार्ट करने वाले हैं हम इसमें बात करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। ठीक है, इससे पहले हमें एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के दोनों टाइप है, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। तो आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं किसकी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। तो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बहुत ही आसान स्पेक्ट्रा होता है, यानी सबसे बेसिक जो एटम होता है, यानी सबसे बेसिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो हाइड्रोजन का ही होता है। और सभी एटम का जो स्पेक्ट्रा होगा वो इससे हार्ड ही होगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। समझ रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम होता है। ठीक है बच्चों, इसी के बेसिस पर उन्होंने जो बोर्स ने मॉडल दिया था, उन्होंने जो मॉडल का एक्सप्लेनेशन किया था वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मैं कहूँ हाइड्रोजन के लिए किया था। तो बच्चों बात करते हैं अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। क्या बच्चों? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पर बहुत ज्यादा रिसर्च चली थी और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जहाँ पर हमें क्या काम करना है, इरिटेट करना है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, तो ये इधर यहाँ से आप करंट की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमने हाइड्रोजन गैस को इसमें फिल कर लिया। एक छोटा सा चैम्बर है, यानी डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं इसे। ठीक है, और लो टेम्परेचर पर लो प्रेशर पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रखा, H2 गैस। अब इसे जब इरिटेट किया तो इससे कुछ रेडिएशंस निकली थी। उन रेडिएशंस को हमने क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ या हम प्रिज्म कह सकते हैं, ठीक है, उस पर पास किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ जो रेडिएशंस निकल रही थी वो यहाँ पर गई। ठीक है, इस तरीके से मान के चलिए ये कुछ रेडिएशंस यहाँ पर आई और जिनका एनालिसिस हमने इस पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशंस दिखाई दे रही थी, कुछ रेडिएशंस यहाँ पर दिखाई दे रही थी। यहाँ पर पूरा स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा था हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बात तब की बामर इस पर रिसर्च कर रहे थे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैं स्पेक्ट्रा बना के दिखा देता हूँ, जिसमें हम अलग अलग साइंटिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ था। ठीक है बच्चों, तो बामर ने जब काम किया तो बामर ने देखा था कि यहाँ पर कुछ विजिबल स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ठीक है, कुछ लाइंस दिखाई दे रही थी और इस लाइंस को इन्हीं के नाम पर पूरी का पूरा सीरीज नाम दे दिया। क्या? बामर सीरीज। क्या? बाल्मर नहीं, बामर सीरीज। आप बाल्मर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बामर सीरीज। ठीक है, और ये विजिबल रीजन में थी, आंखों से दिखाई दे रही थी। बोले क्या है? ये पूरी पूरी बामर सीरीज है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा था। ठीक है, विजिबल रीजन में था, आंखों से दिखाई दे रहा था। ठीक है बच्चों, तो बामर ने देखा कि भाई इस तरीके से यहाँ पर कलरफुल कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, मतलब यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन आ रही हैं जो वहां पर स्क्रीन पर विजिबल थी, स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। फिर इसके बाद हुआ क्या बच्चों, और भी साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था। बोले क्या हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा यही होता है या इसके अलावा कुछ और भी होता है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होता है? आप ये मान के चलिए जो विजिबल एक्चुअली जो विजिबल लाइंस होती हैं या फिर जो विजिबल रेंज होती है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइन की, ठीक है, वही हमें दिखाई देती है। उससे छोटी और उससे बड़ी रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देती। तो उसके बाद यहाँ पर एक लाइमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया था, यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन देखी कि बोले कुछ स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी भी हैं जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें उन्हीं के नाम पर लाइमन सीरीज, क्या बच्चों, लाइमन सीरीज कहा गया।
और लाइमन सीरीज जो थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन पर थी, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, और ये विजिबल रीजन में थी। क्या विजिबल रीजन में थी? कौन सी बच्चों? ये बामर सीरीज। फिर उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा था कि भाई इसके अलावा और भी रेडिएशंस निकलती हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में जो विजिबल दिखाई दे रही हैं वही आती हैं। या उसके बाद यहां पर कई सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा था। ठीक है, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ठीक है, और ये इस तरीके से। अब यहां पर उन्हीं के नाम पर इनके नाम भी दे दिए गए। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, क्या बच्चों? पाश्चन, पाश्चन सीरीज, ये पाश्चन सीरीज थी। उसके बाद यहां पर देखें ये कौन सी थी? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद यहां पर फंड या पी फंड या फंड, ठीक है, या फंड, जो भी बोलो आप, ठीक है, फंड सीरीज। और उसके बाद यहां पर एक और सीरीज देखने को मिली जहां पर उसी उन साइंटिस्ट के नाम पर ही नाम दिया गया था। ये थी हम्फ्री सीरीज। क्या बच्चों? हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज। इतनी सारी सीरीज देखी गई थी। ये सारी की सारी जो सीरीज थी पाश्चन के बाद हम्फ्री तक, ये सारी की सारी किस्में थी बच्चों इंफ्रारेड। क्या? इंफ्रारेड रीजन में थी। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में थी, वो भी आइस से नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही थी, बट इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी। अब सबके सामने ये बात आ जाती है कि भाई ये बताओ इसका रीजन क्या है, क्यों निकल रही, कैसे निकल रही इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइन। बोले एक बात देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, और यहाँ पर ये पहली क्या हो गई? सेल। ठीक है, ये दूसरी हो गई बच्चों इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ ये थर्ड हो गई। ये ज़्यादा गैप नहीं दिखा रहा हूँ, फिर बोर्ड भर जाएगा। थर्ड, ये फोर्थ हो गई, और ये फिफ्थ हो गई गैप। ठीक है, अब ये मान के चलिए बच्चों फिफ्थ हो गई, और एक और बना देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, 6। ठीक है, ये n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। अब उन्होंने क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले में रिवॉल्व करता है इस तरीके से। बट अब ये देखिए, जो अब हम बात करते हैं ऑर्बिट बोल रहे हैं, एक्चुअली जो उस समय जो मॉडल आया था, जो मॉडल दिया था बोर्स ने मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने इन्हें क्या बोला था, किसमें घूमता है? ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट क्या है? ठीक है, ये सेल क्या है? एक 3 डायमेंशनल एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। आप ये मान के चलिए कि अगर इसे एनर्जी दे दी जाए, थोड़ी दूर और रिवॉल्व करने लगा, फिर और दूर अलग अलग, बट ये जो जहां पर ये रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं कहीं पर रिवॉल्व करने, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में ही क्या है, क्या ये रिवॉल्व करता है, जिन्हें स्टेशनरी स्टेट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, उन्होंने कहा था कि भाई ये बामर ने क्या देखा? बोले बामर ने ये देखा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट किया तो यहां आ गया, और ज्यादा एक्साइट किया यहां और आगे जा सकता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, बोले अगर इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया, ठीक है, तो अगर वो लौट के जाएगा तो हो सकता है डायरेक्ट ये सेकंड लास्ट में पहुंच जाए। इसमें नहीं पहुंच पाए फर्स्ट वाली में, इसमें लौट के आ गया। ठीक है, एक चांसेस ये हो सकते हैं कि यहां से भी ये यहां पर आ जाए, पहले यहां आया होगा फिर यहां, हो सकता है पहले कूद के यहां गया फिर वो यहां आया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो यहां से यहां पहुंच गया। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप ये मान के चलिए जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे होंगे नीचे को, तो कोई भी एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व नहीं कर सकता, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या एमिट करना पड़ेगा। और जो एमिशन होगा, यहां जो एनर्जी का एमिशन होगा वो EM वेव की फॉर्म में होगा। ये इस तरीके से यहां पर रेडिएशन निकल रही होंगी, और ये सारी की सारी जो रेडिएशंस निकल रही होंगी ये सभी क्या है, विजिबल रीजन में है। क्या बच्चों?
विजिबल रीजन में है। जो दिखाई दे रही थी यही बामर सीरीज थी। क्या बच्चों? बाल्मर या बामर सीरीज, समझ रहे बच्चों? तो यही बामर सीरीज थी, यही रेडिएशन आके गिर रही थी कहां पर? यहां पर, समझ रहे हैं? ये ट्रांजिशंस थे इलेक्ट्रॉन इस सेल से अगर कहीं से भी इनफाइनाइट तक कितनी भी एनर्जी लेवल है, कहीं से भी आके अगर सेकंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन आके रुकता है और आके ठहरता है, इतने में जो एनर्जी रिलीज करेगा वो आपको आंखों से दिखाई देगी, वो बामर सीरीज कहलाएगी, उसे बामर सीरीज बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोले इसके बाद ये लाइमन ने क्या किया था? बोले लाइमन ने देखा था कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है। बोले ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, ठीक है? बोले बिल्कुल सही है। बोले ये भी हो सकता है कि यहां पर सेकंड लास्ट से आ जाए। बोले बिल्कुल हो सकता है। बोले ये भी हो सकता है कि यहां से आ जाए। बोले ठीक है। और ये भी हो सकता है यहां से आ जाए, और ये भी हो सकता है यहां से आ जाए। तो ये सारी जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी, क्या बच्चों? ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी, मैं ये नहीं कह रहा ये दिखाई देंगी, दिखाई दे या नहीं दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेक्ट्रल लाइन तो है ये, ठीक है? बट ये जो होगा, आप एक बात देखिए, फर्स्ट में आ रहा है भाई, ये देखिए एनर्जी गैप ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को वो एमिट करेगा। क्या? ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को एमिट करेगा, और ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन होंगी और वो किस में जाएंगी? अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहां पर बच्चों? अल्ट्रावायलेट रीजन में। देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी क्या बनेगी? लाइमन सीरीज। क्या बच्चों? लाइमन सीरीज। सही है बच्चों। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आ जाता है किसी भी एनर्जी लेवल से, समझ रहे हैं? एनर्जी लेवल, वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाके घूम सकता है, नो डाउट। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट सेल में घूम रहा होता है, सेल अगली बन जाती है। घूमने में क्या, खाली खेत पड़ा है और बीच में कोई आदमी खड़ा है, यहां भी घूम सकता है, वहां भी घूम सकता है, उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? सेल को कितनी भी बड़ी कर ले, सेल एक ही है। हाँ, इतनी सारी सेल नहीं होंगी, अगर यहां घूम रहा होगा तो एक ही होगी, यहां घूम रहा तब भी एक होगी, एक एक एक, अरे यहां भी घूम रहा तो ये सारी नहीं होंगी, एक ही होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, समझ रहे हैं ना? मैंने अलग अलग क्यों दिखाई है कि अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन आके यहां ट्रांजिशन कर सकता है। तो ये हो गई लाइमन सीरीज। सिमिलरली सभी सीरीज क्या थी? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फोर्नम-फ्री, और उसी तरीके से और भी सीरीज यहां पर बन सकती हैं, समझ रहे हैं बच्चों? जैसे कि यहां से, हाँ एक बात मानिए, सॉरी एक बात देखिए कि जो इनिशियल जहां पर जाके ट्रांजिशन होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है वो फिक्स होती है, बाकी जहां से आ रहा वो फिक्स नहीं, कहीं से आके हमारे यहां स्टे कर रहा है, समझ रहे बच्चों? तो फर्स्ट में आ रहा था तो उसे क्या बोला था? ठीक है, यहां पर अगर n इक्वल्स टू 1 है, क्या बच्चों? n इक्वल्स टू 1 है तो उसे क्या बोला था हमने? सुनो, अगर n इक्वल्स टू 1 है, इलेक्ट्रॉन, एक चीज है, n1 कर दो इसे। n1 का मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर आके स्टे कर रहा है, और n2 जहां से आ रहा है, ठीक है? n1 इक्वल्स टू 1 और n2 इक्वल्स टू कहां से आ सकता है? 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, इनफाइनाइट कहीं से आ सकता है। कहां आ रहा है? n1 मतलब जो इनिशियल स्टेज है, कहां आ रहा है? 1 में आ रहा है, तो उसका नाम क्या दिया था हमने? लाइमन। क्या बच्चों? लाइमन सीरीज। सही है बच्चों। अरे n1 क्या है? 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां के स्टे कर रहा है? 2 में स्टे कर रहा है। इसकी तरह कहीं से भी आ रहा है, कौन से में आ सकता है भाई? अगर 2 में आना है तो कम से कम 3 से आएगा, 1 से तो आ नहीं सकता, ठीक है? तो n2 क्या होगा इसमें? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और कुछ भी हो सकता है। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? बामर सीरीज। क्या बच्चों? बामर सीरीज। इसके बाद n2 नहीं है, हाँ सही सही, और n1 क्या है? 3 है, 3 में, और n2 क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो लाइमन बामर के बाद पाश्चन आएगा। क्या? पाश्चन सीरीज। उसके बाद n1 में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 4th में आता है। क्या? 4th में आता है, और किससे आ सकता है? 5th से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, और कुछ भी, ठीक है? तो ये लाइमन के बाद बामर, बामर के बाद पाश्चन, ये होगी ब्रैकेट।
ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद n1 इक्वल्स टू 5 और n2 इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? फोन्ड। क्या बच्चों? फोन्ड सीरीज। एक और लिखते हैं, n1 इक्वल्स टू क्या है? 6 में आ रहा है, किसी भी एनर्जी लेवल से। n2 7 से आ सकता है, 8 से आ सकता है, 9 से आ सकता है। ठीक है बच्चों, और 10 से भी आ सकता है। तो क्या होगा बोलेंगे से? हम्फ्री। क्या बच्चों? हम्फ्री सीरीज। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है, उससे बड़े एनर्जी लेवल से ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, छोटे एनर्जी लेवल से तो एक्साइटमेंट के बाद आएगा, वहां से तो लौट के आ रहा है, रिटर्निंग आ है। तो रिटर्निंग के टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्या है, यहां पर ये बना रही है, क्या? सीरीज बना रही है। वही एनर्जी, यही एनर्जी यहां सीरीज बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब यहां बात करते हैं, ये जो बामर थे, बामर बोले कि भाई क्या है, ये जो हमारी सीरीज है, उस सीरीज की अगर हम बात करें आपसे, वेव नंबर अगर फाइंड करना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। बोले वेव नंबर को आप जानते हैं, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। क्या? न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट इक्वल्स टू 109677, और अगर यहां ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर, क्या बच्चों? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बोले इससे क्या है, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वेव नंबर क्या है। वेव नंबर जानते हो कि 1/λ के बराबर होता है, यानी आप यहां से लैम्डा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात है बामर ने बताई थी, इन 1885 की बात है। समझ गए बच्चों? इसके बाद जब और सारी ये स्पेक्ट्रल लाइन आ गई थी, तो उस समय क्या होता है कि एक साइंटिस्ट आए थे, क्या? रिडबर्ग। क्या बच्चों? रिडबर्ग जो साइंटिस्ट थे, रिडबर्ग ने कहा कि states that wave number of all the series can be calculated by this formula। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था? वेव नंबर इक्वल्स टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, R क्या है? उन्होंने बोला था R इक्वल्स टू रिडबर्ग। क्या बच्चों? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? 109677। भैया कॉपी हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। क्या? ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स, यही वाली तो वैल्यू है 109677। रिडबर्ग साहब ने अपना नाम दिया। ठीक है, और यहां पर ये न्यू बार इस तरीके से निकाल दे। बोले एक बात बताओ, n1 क्या है? बोले n1 वही एनर्जी लेवल है जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। बोले n2 क्या है बच्चों? n2 क्या है? n2 वो एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, n2 और n1 वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर क्या हुआ, इसके बाद देखा गया कि बताओ, अगर हाइड्रोजन की तो बात आ गई, अगर कोई और एटम हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? बोले फॉर अदर एटम। क्या बच्चों? फॉर अदर, ठीक है, एटम्स। ठीक है, और जो एटम्स थे वो एक इलेक्ट्रॉन वाले, तो उनके लिए क्या करें? बोले 1/λ इक्वल्स टू या न्यू बार 1/, ये r आ गया यहां पर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहां z स्क्वायर यहां पर लग जाएगा z
किसे बताता है? जेड बताता है एटॉमिक नंबर को। तो इससे सारी स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब इससे क्या है, सारा इसका वेव नंबर या इसका लैम्डा फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चों, अगर इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी बनाया जाए तो उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये सारी लाइन दिखाई नहीं देंगी। बताया था पिछली बार, क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइन दिखाई देती है एब्जॉर्प्शन में वही लाइन गायब हो जाती हैं। मतलब इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी लाइन स्पेक्ट्रा होगा। समझ रहे ना बच्चों? उसमें बीच बीच में गैप होंगे तो लाइन सी दिखाई देंगी, मोटी मोटी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बीच बीच में क्या लाइंस दिखाई देंगी, ये गायब हो चुका होगा ये एरिया। समझ रहे बच्चों? तो ये था क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन्ड, हम्फ्री। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, इंफ्रारेड रीजन में है। क्या बच्चों? इंफ्रारेड रीजन में है। अच्छा, एक बात बच्चों को दिमाग में आ सकती है, सर एक बात बताइए, पहले अल्ट्रावायलेट में थी, दूसरी किसमें थी बच्चों? ये थी विजिबल में, तीसरी। अब यहां पर एक बात देखी बच्चों, इसका रीजन क्या है कि ये सारी की सारी इंफ्रारेड में क्यों आ गई? कि यह बात देखी कि बच्चों यहां पर जो एनर्जी गैप होता है शुरू में काफी ज्यादा होता है। अब यहां तो ऐसा बन गया, वो ठीक है बच्चों, शुरू में तो एनर्जी गैप कम होता है, धीरे धीरे शुरू में तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है, पहले में काफी होगा, फिर और कम होगा और कम, धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होता चला जाता है। क्या, सॉरी मैं कहीं ऐसा तो नहीं बोल गया पीछे की, ज्यादा होता चला जाता है, ठीक, कम होता चला जाता है। तो एनर्जी गैप पहले तो काफी ज्यादा, फिर और कम और कम। जब एनर्जी गैप कम होता चला जा रहा है तो वेरिएशन भी कम होता जाएगा। यानी ये सारे की सारी स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड रीजन में ही सिमट कर रह जाती हैं। समझ रहे ना? बात समझिए कि क्या है, यहां पर ये जो डिफरेंस एनर्जी लेवल का कम होता जा रहा है, और जब एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होगा तो वेरिएशन भी कम होगा। यहां तो वेरिएशन होकर अल्ट्रावायलेट से विजिबल में आ गई, और यहां वो इंफ्रारेड से निकल ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि एनर्जी का बहुत कम आ रहा है, बहुत सारी। यहां पर देखो, पहले में काफी ज्यादा होगा, इसमें और कम होगा, और कम और कम और कम और कम, तो वहां से धार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बट फिर भी उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है कि वो यहां से इंफ्रारेड से निकल जाएं, या फिर इतनी कम नहीं हो पा रही है। समझ रहे? जो इंफ्रारेड, यहां पर देखिए वेवलेंथ, यहां पर क्या है, ये है विजिबल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये क्या है, इंफ्रारेड, और बड़ी वेवलेंथ, ठीक है, आगे और बड़ी, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, सारी की सारी सीरीज इसी में आ जाती हैं। क्यों? एनर्जी गैप पीछे जाके बहुत कम होता है, इसलिए वेरिएशन भी बहुत कम हो जाता है। ये वाली बात आप याद रखना। ऊपर एनर्जी गैप काफी ज्यादा, और कम और कम और कम और कम और कम और कम। बात समझ में आ गई? सर आपने तो ऐसा बना, रहे जैसा बन गया बना लो, और अच्छी तरीके से किताब से बना लेना। बात समझ में आ गई? तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सभी एटम्स के लिए लग जाएगा, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज, ठीक है। और यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109677, और जो भी न्यूमेरिकल है आप बड़ा आसानी से क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा N2 यहां पुट करना, जहां आएगा वहां पुट करना, वैल्यू गिवन है रेडीमेड, और न्यू बार की वैल्यू यानी वेव नंबर की वैल्यू निकल आएगी, वहां से 1 लैम्डा यानी लैम्डा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। आई होप ये था बच्चों क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आपके समझ में आ गया होगा। और इससे पहले क्या है, आपको देख लेंगे, आई बटन में भी मिल जाएगा, जो इसकी प्रीवियस वीडियो से जरूर देखें, उससे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, कि काफी इंपोर्टेंट चीजें, इस पूरा का पूरा जो बेस तैयार किया है उससे जो मॉडल बना था, दैट इज बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, या बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है, जो भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, देखते रहिए।